ये YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन की कुल्लू स्थित सेवबाग प्रयोगशाला है, जहाँ पर तरह तरह के फलदार पौधे रंग बिरंगे फलों से लदे पड़े हैं। धरातल का दृश्य बताता है कि इन पौधों को सजाने संवारने में वैज्ञानिकों ने अनथक प्रयास किए हैं। ये किसानों की खुशहाली की पहली पाठशाला है। यहाँ से किसानों को नए तौर तरीके सुझाए जाते हैं। पौधों को तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी शिक्षा दी जाती है। प्रयोगात्मक ढंग से समझाया जाता है कि पौधे का समुचित विकास कैसे होगा। आज आईफा की टीम पूर्व निदेशक खोज डॉक्टर OP शर्मा, बलदेव वर्मा और ठाकुर बुद्धराम की अगुवाई में यहाँ पहुँची है। विशेष जानकारी दे रहे हैं यहाँ के प्रभारी डॉक्टर जोगिंदर शर्मा और उनके सहयोगीगण। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, वैज्ञानिक एवं प्रभारी बागवानी अनुसंधान केंद्र सेवबाग, जो कि एक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के अंतर्गत एक हमारा ये केंद्र है, जहाँ शोध व विस्तार कार्यक्रम हमारे यहाँ किसानों के बीच चलते हैं। आज हम जो है आपका संदेश आम किसानों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। जी, प्रयोगशाला पे आपकी यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर क्या क्या है, कितनी वैरायटियाँ हैं? यहाँ की अगर मैं बात करूँ और ख़ासकर कुल्लू वैली की, तो हमारे पास यहाँ जो डाइवर्सिफाइड सिस्टम है डिफरेंट क्रॉप्स का, अलग अलग जो हम फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे उगा रहे हैं, तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन आपको हिमाचल में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो एट प्रेजेंट हम इस फार्म पे 13 तरह की फल फसलें उगा रहे हैं। अच्छा। जिसमें जिसमें आपका एप्पल मेन है, सेब ले लो आप, नाशपाती। स्टोन फ्रूट्स की अगर बात करें तो पलम, खुमानी, चेरी, ये मुख्य तौर पे हैं। बाकी 3 तरह की हमारे पास नट क्रॉप्स हैं, जैसे वालनट है, पिकनट है, हेजलनट है। उसके साथ साथ अनार का हम यहाँ खेती कर रहे हैं। अनार की हमारे पास 4 किस्में हैं, जो फार्मर के बीच भी कुल्लू घाटी आप जानते होंगे कि आज अनार के लिए भी बहुत फेमस है, हो गई है। महाराष्ट्र के बाद कहीं नाम आता है तो आपका कुल्लू वैली का नाम आता है। तो अनार की भी यहाँ बड़ी सफलतापूर्वक खेती की जा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी क्रॉप आप ले रहे हैं, तो उसकी क्या क्या उसमें शोध आप दे रहे हैं, कई नई जानकारियाँ क्या हैं, कैसे उसका रखरखाव है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? शोध की अगर बात करें तो हम अलग अलग जो किस्में हैं, चाहे वो किसी भी फसल की है, चाहे सेब की ले लो आप, पलम की ले लो, तो हम अलग अलग नई नई किस्में लेके आते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद हम जो अच्छी परफॉर्म करती है इस घाटी में, उसको अनुमोदित करके हम फार्मर के बीच में ले जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, देंगे अपना परिचय? जी जरूर। मेरा नाम डॉक्टर विजय भारद्वाज। मैं फल वैज्ञानिक के रूप में क्षेत्रीय अनुसंधान बागवानी एंड प्रशिक्षण केंद्र जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बजौरा कुल्लू में स्थित है, यहाँ मैं कार्यरत हूँ। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, जो आपने सेब की यहाँ किस्में लगा रखी हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये, अगर आप सेब के लिए नए हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का अगर सेब है तो ये डिलीशियस ग्रुप का सेब आता है। अगर डिलीशियस ग्रुप की बात करें तो उसमें भी सेब को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्पर टाइप किस्म है और एक स्टैंडर्ड किस्म है। जो स्टैंडर्ड किस्में होती हैं उसमें जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स की तरह की किस्में आती हैं, और जो स्पर टाइप हैं उसमें रेड चीफ, ऑरेगन स्पर, सिल्वर स्पर, इस तरह की जो किस्में आती हैं वो आपकी स्पर टाइप किस्मों में रेड डिलीशियस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। पौधे को सजाने संवारने का महत्व क्या है? पौधे को कभी भी सजाने और संवारने की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि फल किस तरह से लिया जाता है उस विषय में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रूनिंग का कुछ? हाँ, जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट और महत्वपूर्ण 1-2 विषय आते हैं सेब के उत्पादन में। ट्रेनिंग का मतलब होता है जब पौधा छोटा होता है और जब फल ना देने लगे तब तक उसकी जो ब्रांचें बनानी हैं, उसकी जो स्कैफोल्ड ब्रांचेज निकालनी हैं, जिन पे कल को आपके स्पर आएंगे, फूल आएंगे, उनको अच्छी दिशा में बनाना, उनको इस तरह से बनाना ताकि वो फल का कल को लोड ले सकें, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। जो हर साल जो कटिंग काट छांट की जाती है उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। वो जो ट्रेनिंग है वो फल के लोड को निर्धारित करता है, और जो प्रूनिंग है वो फल की क्वालिटी को और फल कितना लेना है, कहाँ लेना है, इस पे जो है आधारित होती है। कुछ ऐसा भी पता चल जाता है कि ये पौधा कितना वजन उठा लेगा,
ये इसके डायामीटर पे और ब्रांच कहाँ जा रही है और कितना इस पे स्पर लगा है, इस पे पता लगता है कि एक स्पर पे जब 5 फल लगेंगे तो ये कितने फल इस ब्रांच पे आएंगे और कितने आपने रखने हैं। ये आपका जो है प्रूनिंग कंसेप्ट डिसाइड करेंगे कितने रखेंगे। यस, ये हम ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर नहीं डिसाइड करें तो फिर क्या होगा? तो उससे जो है ज़्यादा फल लगेगा, उससे आपका जो या तो फल का आकार छोटा रह जाएगा, वो मार्केट करने के लायक नहीं रहेगा, या आपका मान लो वो फल साइज भी अच्छा है, पौधा आपका छोटा है, फल भी बड़ा है, लेकिन आपकी ये पतली है, तो ये जब फल पकने के टाइम आएगा तो ये ब्रेक कर जाएगी और आपकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। ये बात है। यस। तो ये कितनी लाइफ होगी इसकी? अगर आप पौधे को बीजू किस्म के लगाते हैं तो आप 30-40 साल तक भी पौधा आपका रहता है, जैसा आप पुराने बगीचों में देखते रहते होंगे। लेकिन आजकल जो कंसेप्ट चला है, जैसे M9 है, M26 है, या दूसरे ड्वार्फिंग रूट स्टॉक में, उनमें आपका जो है 17 से 20 साल तक आप जो है पौधे से अच्छी गुणवत्ता का फल जो है ले सकते हैं। आपने नर्सरी में जो पौधे सजाए हैं, हाँ, तो तरह तरह से आपने इनका किया हुआ है। हाँ, तो इनको कुछ नाम देंगे विधियों? ये जो विधियां हैं इसको ट्रेनिंग सिस्टम बोलते हैं, और ये ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ हमने इस पे शोध कार्य चला हुआ है, जिसमें जो है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है, एस्पिलियर सिस्टम है, कॉर्डन सिस्टम है। इस तरह के ट्रेनिंग सिस्टम हैं जिनके अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम के अपने अलग अलग मानक होते हैं और अलग अलग तरह से उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। तो इसकी कितनी उम्र है इसकी? इसकी अभी 4 साल का पौधा है और 5वें साल में जा रहा है। कितने साल से फल दे रहा है? ये अभी पिछले 2 साल से ये दे रहा फल दे रहा है। कितना देगा इस वक्त? इस टाइम इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग एंड तक कितना वजन हो जाएगा? प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? हाँ, यही मैं बताने जा रहा था। इसका जो है लगभग आपके पास 4 या 4.5 किलो इसमें फल लगेगा, फल मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब। जी सर। तो ये तो पौधा बहुत बड़ा है, क्या कहता है ये जो पौधा है, हाँ। आप अगर सेब की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस पौधे को पॉलिनाइजर वैरायटी बोलेंगे। इसके बिना आपकी सेब की खेती संभव नहीं है। ये इसकी खेती आजकल के दिनों में गाला किस्म की, गाला ग्रुप की विभिन्न किस्में हिमाचल में आयात कर। गाला क्या है? गाला एक ग्रुप का नाम है जिसको पॉलिनाइजर वैरायटी का एक आप देख रहे होंगे। इसके फल जो हैं इस तरह होते हैं तथा ये अर्ली मैच्योरिंग है। ये ऐसा फूल देता है जिससे जो है परागण से आपकी मेन वैरायटी जो आप डिलीशियस के बारे में बात करते हैं उसमें फल के लिए ये सहायक होती है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये गेल गाला और रल्लम गाला, गाला बल, गाला वेनस फेंगल, बकाई गाला, सनिको रेड गाला, डार्क वायरन गाला, ये सब इसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं जो पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ ही इन पॉलिनेशन वैरायटीज़ के आयात करने पे इन किस्मों से इनका रेट भी अच्छा मिलता है फार्मर्स को, और ये अर्ली तैयार होती हैं और ये अच्छी पैदावार के साथ साथ किसान को आय में वृद्धि करने में सहायक होती हैं। प्रोडक्शन और रेट की कंपैरिजन करें तो कितना फर्क है दूसरी बेचों से? अगर हम, क्योंकि ये अर्ली आता है तो इसका रेट ईजिली जो है ये 60-70 रुपये पर केजी जो है आम मार्केट में। ये जुलाई के, इस कुल्लू की बात करें तो यहाँ जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये तोड़ने लायक हो जाता है। क्या लाइफ इसकी पौधे की या फ्रूट पौधे की? पौधे की लाइफ वही रहेगी, क्योंकि ये पौधा, इस कितने साल का है? ये पौधा भी 4 साल का है। 4-5 इस साल कितना दे देगा? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा जो फल का उत्पादन रहता है वो आपके तापमान, जो मौसम है, और उस वर्ष किस तरह की आपने काट छांट की है, इस पे भी निर्भर करता है। इस समय इसमें फलवार इतनी ज़्यादा नहीं है इस वाले प्लांट की अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी ये अगर देखा जाए तो ये 3-4 किलो सेब इसमें इस बार है। तो काट छांट का अच्छा तरीका क्या है? नहीं, काट छांट का तो अच्छा तरीका जो है, जैसे हाई डेंसिटी पे जब आपका प्लांट लगा है तो आपको टॉल स्पिंडल सिस्टम जो है उसमें आपको काट छांट करनी चाहिए। उस विधि के द्वारा ही आपको इसमें बेंडिंग करनी चाहिए। जैसे आजकल का समय है, आजकल जो भी आपकी ब्रांचेस सीधी जा रही हैं उनको आप अपने एक रस्सी के सहारे से इस तरह से बांध के इनको इस तरह से बांध दें ताकि पैरेलल टू ग्राउंड, सो दैट इसमें स्पर फॉर्मेशन जो है, जो इसमें बीमें बनेंगे
रहेंगे वो बने और अगले साल आपको इसकी फल जो है इसमें मिले। तो अगर सीधे रहेंगे तो इसकी संभावना ये रह जाती है कि आपके जो जिसमें फल लगना है वो भी में कम बनते हैं और या ना बनते हैं या कम बनते हैं, जिससे जो है पौधे का उत्पादन पे फर्क पड़ता है। वो जो नीचे चले जाते हैं, जो नीचे चले जाएं वो वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन वो फ्रूट के वेट से नीचे चले जाते हैं। उनको जब आप फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं या फिर भी आपकी बेंड हो जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये पक्षी भी जिंदा रहे उनके लिए भी कुछ हिस्सा जाता है? जो फ्री है, जो आज़ाद है, वो अपना गुजारा खुद कर लेता है। जी। आप बाधा तो नहीं पड़ते? नहीं, बाधा तो नहीं बनता उसमें? नहीं, हम बाधा बनने की कोशिश नहीं करते। वैसे कोई स्प्रे कर दिया, कोई भगा दिए, कोई मार दिए? नहीं, भगाते तो नहीं है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग को फ्रूट आता है तब हम इनकी रखवाली के लिए, क्योंकि किसान ने पूरा साल मेहनत की होती है, वो चाहता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले, इस वजह से एक चौकीदार जरूर रखा जाता है ताकि इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। चलिए, ये अब नए जगह पे ले आए हमको। जी। तो मैं यहाँ को ये जो आपने दिखाए हैं पौधे जी, तो वहाँ का हिसाब और था, सीधे थे, और यहाँ पर टेढ़े करते हैं। ये भी जैसा मैं कह रहा था, ये किसी शोध कार्य के अंतर्गत ये ट्रायल चला हुआ है। ये एक इसका नाम है कॉर्डन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एप्पल, कॉर्डन सिस्टम ट्रेनिंग ऑफ एप्पल। इसमें क्या करते हैं, पौधे को जब हम लगाते हैं उसको 45 डिग्री पे लगाते हैं, ताकि फिर उसी पे ही हम जो फ्रूटिंग ब्रांचेज हैं उसी मेन तने के सहारे लेते हैं, ताकि इस सिस्टम की भी एफिशिएंसी हम पता कर रहे हैं यहाँ कि और सिस्टम के कंपैरिजन में ये सिस्टम कैसा करता है। तो अब ये कौन से साल में है? ये सब एक ही साल के हैं, ये 4-4.5 साल का ये प्लांट है। तो ये जब आपने लगाया टेढ़ा तो बड़ा होगा तो फिर गिरने का खतरा नहीं होगा? इसके लिए सपोर्ट लगी है। इसको हम जैसे 45 पे लगते हैं तो इसके लिए एक सहारा आप देख रहे होंगे, डंडे लगे हुए हैं, यहाँ से हमने इसके साथ स्टेकिंग। ये कब तक सपोर्ट देंगे? तार तो दे देगी सपोर्ट। ये भी इसको हम बदलते रहेंगे, रेगुलेट करते रहेंगे अपने हिसाब से, लेकिन रहेंगे ये सपोर्ट के साथ ही, ताकि ये सहारा इनको सपोर्ट का हो, तार से सपोर्ट बंधेगी ताकि ये उस पर जो है 45 डिग्री पे अपना एंगल बनाए रखें। डॉक्टर साहब, सीधे पौधे लगे हुए हैं तो अब ये टेढ़े, वहाँ पर सिस्टम और है, कीट आते हैं सीधे निकल जाते हैं, टेढ़ा हो गया है तो कुछ उनका भी हिसाब बदल जाएगा? नहीं, उसका ज़्यादा हिसाब नहीं होता है कीटों का, क्योंकि कीटों के जो जीवन चक्र है उसमें आपका मैक्सिमम तापमान का ज़्यादा वो रोल रहता है। अच्छा। तो जब आपका तापमान ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सूखा मौसम होगा, तो उसके अनुसार थोड़ा सा कीटों की संख्या हमारी बढ़ती है। जैसे आपको ड्राई लग रहा है और तापमान ज़्यादा लग रहा है तो आपकी माइट की समस्या ज़्यादा आती है। तो कई बार बूली एफिड की आती है, एक रोएदार तेला होता है जो सफ़ेद रुई पौधों में लगती है, वो भी एक कीट है जो पौधों से रस चूसता है, उसकी भी समस्या गर्मियों में आती है, लेकिन वो भी ज़्यादातर आपकी मानसून सीजन के बाद आती है। और बाकी जो कुछ सेंजोस्केल होते हैं वो पौधे को दो तरह से नुकसान करता है, कुछ पौधे को नुकसान करते हैं, कुछ फलों को नुकसान करते हैं। तो सेंजोस्केल भी शुरू में तो पौधे को नुकसान करेगा और टहनियों पे लगता है, कोमल जहाँ भी अंग होंगे उससे रस चूसता है, लेकिन कई परिस्थितियों में वो पौधे के फलों पे आ जाता है, तो वो फार्मर के लिए एक सीधा तौर पे नुकसान होता है। तो ये जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता है तो ये कीटों की संख्या भी कई बार बढ़ती है, लेकिन उसके लिए हमें पौधों को बगीचे की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसकी निरीक्षण बीच बीच में आपको हफ्ते 10 दिन में करना चाहिए, ताकि हम टाइम का पता लगा लें कि हमारे कीटों की कितनी संक्रमण बगीचे में है, ताकि हम समय के अनुसार कंट्रोल अपने मेजर्स, अपना एक्शन स्टार्ट करें। उमस में कुछ ज़्यादा हो जाता है? उमस में कुछ आपका बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं जब आपका उमस वाला रोल आ जाता है। कौन सी आ जाती है ज़्यादा? जैसे आपकी उमस बढ़ती है, आपकी मेन अल्टरनेरिया है जैसे धब्बा रोग, उसके बाद आपकी मार्सोनिना आ जाती है, समय से पहले पतझड़ हो जाती है। कई बार पौधे ऐसे दिखते हैं जैसे फल उसमें दिखते हैं, पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं। तो क्योंकि पत्तियां पौधे को खुराक बनाती है, उसी से फलों का आकार बढ़ेगा, तो वो अल्टीमेटली नुकसान फलों के रूप में आता है, फलों की बढ़ोतरी अच्छे से नहीं होती है। और बाकी जो तीसरा है स्कैब, जो आजकल देखने में मिल रहा है, बहुत साल पहले 80s में ये स्कैब का एक बहुत भयंकर जो संक्रमण हिमाचल में आया था, तो काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ था। उसके तकरीबन बाद जब यूनिवर्सिटी ने स्प्रेसिड्यूल एक रिकमेंड किया तो उससे थोड़ा ख़त्म हो गया था काफ़ी साल, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से देखने में दोबारा आ रहा है, क्योंकि मौसम एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है उसके लिए। तो बचाव के लिए क्या है? बचाव के लिए हमारे पास जो छिड़काव सारणी है उसका हमने अनुमोदन किया है, वो हर फार्मर के पास है।
तो समय समय के अनुसार मौसम को देखते हुए वो उसका छिड़काव करें। वो 2 वैरायटी आपने यहाँ पे बताई है, तो उनके लिए कितनी ठंडक चाहिए? हाँ, जो आजकल नई किस्में यहाँ आई हैं, जिसमें मैं रेड ब्लॉक्स है, जेरोमाइन है, गेलगाला है, किंगरॉट है, इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं, सुपर चीफ है, इन वैरायटीज़ के लिए लगभग 800 चिलिंग आवर्स ये जो हैं चाहिए होते हैं, ताकि इनमें फलत जो है अच्छी तरह से आ सके। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम डॉक्टर जया चौधरी है और मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर में नीचे बजौरा स्टेशन में बैठती हूँ। और अगर आजकल यहाँ की हम स्टेशन की बात करें तो मेरे यहाँ पर 2 ट्रायल्स चल रहे हैं डिज़ीज़ को लेकर। तो आजकल जो है यहाँ पर जो 2 ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें मेन जो हमारी बीमारियाँ रहती हैं सर, स्कैब है, पाउडर मिल्ड्यू है और मार्सोनिना है। तो उसके तहत ही हम जो कुछ हमारे पास टेस्टिंग के लिए फंगिसाइड्स आए हैं, तो मैं उनको लेकर ही आजकल यहाँ कुछ स्टडी कर रही हूँ। तो किसानों को बताने के लिए क्या है सर? एक हमारा जो है स्प्रे शेड्यूल जो है बना हुआ है, अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट से देखें या डायरेक्टेड शिमला की साइट से देखें, तो अगर फार्मर्स जो हैं उसी शेड्यूल को शुरू से लेकर स्टेजेस बताई हुई हैं और कौन कौन सी डिज़ीज़ है, किस किस डिज़ीज़ के लिए क्या क्या केमिकल है, तो पूरा उस शेड्यूल में दिया गया है। अगर आप उस शेड्यूल को शुरू से लेकर एंड तक अगर फॉलो करें तो मैं उम्मीद करती हूँ फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। हाँ जी। और सर एक खासकर जैसे स्कैब की जैसे यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, तो स्कैब के लिए तो जो उसमें केमिकल्स दे रखे हैं उसी को आप फॉलो करें। और जैसे आजकल यहाँ पर स्कैब की प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी हमारे पास जैसे रिपोर्ट कुछ आ रही हैं, तो उसके लिए डोडीन और प्रोपिनेव जो हैं जो मेन हैं, और बाकी उस शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए स्टेज देखकर किस स्टेज पर आप हैं और कितनी दवाई, कितनी मात्रा, कितनी उसकी क्वान्टिटी रहेगी, वो सारा शेड्यूल में दिया गया हुआ है। हाँ जी सर। और एक और इसके लिए स्कैब के लिए अगर जैसे कुछ अगर मतलब मैं कुछ वैसी ही जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर फार्मर्स को देनी है तो ये है कि एक तो काइंडली शेड्यूल को फॉलो कीजिए, बीच में मत छोड़िए, तो आपको यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम। और जो है डोडीन को आप किसी भी केमिकल के साथ मिक्स ना कीजिए। फार्मर ये बहुत गलती करता है कि डोडीन के साथ जो है अन्य मतलब कोई कीटनाशक है या फंजीसाइड है किसी उनके साथ मिक्स करता है, काइंडली ये मत कीजिए। और एक और चीज़ कर सकते, क्या नुकसान होता है उससे? सर उससे इफेक्टिविटी नहीं, फाइटोटॉक्सिसिटी के चांसेस रहते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट कि सिर्फ डोडीन को मतलब खासकर उसको मत मिक्स कीजिए। जैसे कि आपका ग्रोथ रेगुलेटर हो गया कोई, या कोई आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट के आप स्प्रे कर रहे हैं, तो काइंडली उसको मत मिक्स कीजिए। और सर एक और है कि जैसे बगीचे में जैसे जो आपके पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, उनको जो डिजीज़ हैं आप उनको इकट्ठे करके किसी गड्ढे में डाल सकते हैं, या आप अपने जो आपका बगीचे का फर्श है उसके ऊपर 5% यूरिया भी आप जो है छिड़काव कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से गल सड़ जाएँ।